किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर, और वो जानकारियां जो कि आपकी खेती में आपको और भी ज़्यादा उन्नतशील बनाए। किसान भाइयों, आप जैसे जानते हैं वर्तमान में जो गतिविधियां होती हैं हम समय समय पर उनको ही लेकर आते हैं। आप अभी देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं अभी रबी जो सीज़न आगमन है उसकी तैयारी में लग गए हैं, और इस सीज़न में क्या क्या खास होता है, क्या क्या जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं उन पे हम चर्चा करेंगे आज। हमारे आज का चर्चा का विषय हम जान लेते हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय है गेहूं की उन्नत किस्में। जी हाँ, बहुत सारे किसान भाई प्रदेश में गेहूं की फसल बोते हैं। अब वो किस तरीके से लगाते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, किस्में कौन कौन सी होती हैं। और इस चर्चा पे हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर पी.सी. मिश्रा जी, जो कि गेहूं वैज्ञानिक एवं पूर्व डीन है कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा होशंगाबाद से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। किसान भाइयों, जैसे कि आपने जाना कि आज हम लोग किस विषय पर बात करेंगे। सर, बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी रहते हैं जैसे कि उर्वरकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या उर्वरकों का संतुलन इस्तेमाल थोड़ा नहीं जान पाते हैं, तो ऐसे विषय में आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए, पहले की अपेक्षा अब किसान भाइयों में भी जागरूकता बढ़ी है और ये विशेष प्रयास किए गए हैं देश और प्रदेश में भी कि किसान भाई उर्वरक के उपयोग के पहले कहीं न कहीं भूमि परीक्षण अवश्य करवाएं। बिल्कुल। और ये आज की स्थिति में अत्यंत आवश्यक हो गया है क्योंकि खेती जो है इंटेंसिव हो रही है। पहले एक फसल लेके फैलो रख दिया जाता था, लेकिन आज पता लगा कि हम सीरियल आफ्टर सीरियल भी ले रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं पोषण तत्वों का जो फसल के लिए आवश्यक है उसका खेत में क्षरण हो रहा है। तो किसान भाई अगर कहीं न कहीं उसकी सॉइल एनालिसिस करा लेते हैं, मिट्टी का परीक्षण करवा लेते हैं, तो बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है। लेकिन अगर जो किसान भाई नहीं करवा पाए, तो मैं एक आंकड़ा देना चाहूँगा कि अपने प्रदेश में जैसे जैसे हम फसलों का उत्पादन ले रहे हैं, जिंक और सल्फर की कमी होती जा रही है। तो ये सलाह है कि किसान भाई 3 फसलों के बाद 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट का उपयोग अवश्य कर दें। बिल्कुल। इसी प्रकार से जैसे आपने कहा कि उर्वरक का प्रयोग कैसे करें, किस गेहूं में कितनी जी, मात्रा में बिल्कुल। करें, ये सिंचाई के हिसाब से उपलब्ध होता है। जी। इसकी सिफारिश करना उचित होगा। बिल्कुल। अगर किसान भाई सीमित सिंचाई में गेहूं ले रहे हैं 2 सिंचाई तक, तो 80 किलो नत्रजन, 40 किलो स्फुर और 20 किलो पोटाश की मात्रा का उपयोग करें। जी। अगर पूर्ण सिंचित अवस्था में ले रहे हैं जहां 4 से 6 सिंचाई का उपयोग करना है किसान भाइयों को, तो उस कंडीशन में फिर 120 किलो नत्रजन और 60 किलो स्फुर, साथ ही 30 किलो पोटाश की मात्रा का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं और उनसे उनको निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी और भरपूर उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। बिल्कुल, तो यही तो उद्देश्य रहता है सर, आपका भी रहता है, हम लोग का भी रहता है। हमारा माध्यम यही है कि किसान भाइयों को सीधा जो उनका फ़ायदा है वो पहुँचे। उर्वरक में काफ़ी ज़्यादा संशय रहता है किसान भाइयों को, और ये सर ने बताया कि हमें संतुलित मात्रा में ही अब उर्वरकों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी परीक्षण एक महत्वपूर्ण जो काम है वो बहुत ज़रूरी है। आप मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएं, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुरूप ही हमें किसान भाइयों को उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। सर, एक चीज़ है जैसे कि आप पवारखेड़ा होशंगाबाद में रहे, कृषि महाविद्यालय में डीन रहे, तो उस समय बहुत सारे बदलाव वहाँ देखे होंगे। बहुत सारे किसान भाइयों से आपने निश्चित रूप से आपने मुलाकात की, उनकी जर्नी देखी। क्या कुछ बदलाव रहे, क्या कुछ अनुसंधान केंद्र में जो आपका वो जो भूमिका रही, कैसी क्या रही, क्या किसान भाइयों को बदलाव दिखा आपने? किसान भाइयों को पहले जो कुछ भी उपलब्ध हो जाता था, एक तो बहुत मुश्किल से होता था, उसको वो अपना करके और एक पारंपरिक खेती वो किसान भाई करते थे। जी। आज इतनी जागरूकता आ गई है हमारे कृषि विभाग के माध्यम से भी, और किसान भाइयों को जो हमारे मीडिया है उसके माध्यम से भी, और जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनको देखने के बाद, भ्रमण के बाद भी किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ जो मिलती रहती हैं। बाहर, प्रदेश के बाहर भी जब वो भ्रमण पर जाते हैं, वहाँ से जो जानकारी मिलती रहती हैं वो आकर के हमसे निश्चित रूप से सलाह लेते हैं कि इनको हम अपने खेत में किस हिसाब से नई तकनीक को अपनाएं। उस हिसाब से किसान भाइयों को नई नई तकनीकों की जैसे ही हम सलाह देते हैं, वैसे किसान भाई उसको आज बहुत शीघ्रता से अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे पहले कहीं भी कभी भी किसान भाई जो मेड़ नाली पद्धति है, रेस्ड बेड
फार्मिंग सिस्टम है, बिल्कुल। फरो इरिगेटेड रेस बेड फार्मिंग सिस्टम, इसको नहीं अपनाते थे। लेकिन आज बहुत से ऐसी मशीनरी भी डेवलप हो गई, हमारे कृषि विभाग ने जैसी एक्सटेंशन की टेक्नोलॉजी अपनाई, आज बहुत से किसान भाई गेहूं की तरफ भी, दूसरी दलहनी फसलों में तो तिलहनी फसलों में तो लेते ही थे, गेहूं की तरफ भी रेस्ड बेस्ड सिस्टम में जाने लगे। और कई ऐसे किसान भाई हैं, उन्नतशील किसान भाई हैं, जिन्होंने इस तकनीक को अपनाया है, और फ़ायदा उसका ये हुआ है, जहां किसान भाई 150 केजी प्रति हेक्टेयर बीज बोते थे, आज वो 70-80 केजी प्रति हेक्टेयर पे आ गई। तो आज सबसे अगर कॉस्टली इनपुट देखा जाए तो वो उन्नत बीज ही है। बिल्कुल। तो उसमें कहीं न कहीं 50% की लागत कम हो गई, बिल्कुल। कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हुआ, और उधर प्रॉफिट बढ़ा किसान भाइयों का। तो इस हिसाब से वो तकनीक अपनाते रहते हैं। इसी प्रकार से आप देखें, पहले बिल्कुल ओपन इरिगेशन चलता रहता था, फ्लड इरिगेशन चलता रहता था, अभी भी है, चल रहा है, लेकिन किसान भाई कहीं न कहीं आज पानी की क्राइसिस को देखते हुए और उस पे स्प्रिंकलर इरिगेशन की तरफ बढ़े हुए हैं। और हमारे जो कृषि विभाग है, उन्होंने इस पे बहुत सारी जो है योजनाएं चालू की हैं, और किसान भाई उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इस तरह से किसान भाई नई तकनीकों को अपनाने में बहुत ही जागरूक हैं। नई तकनीकों को अपनाने में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो ये बदलाव देखे हैं सर ने, और हमारे ये बहुत अच्छी बात है, किसान भाइयों को समय समय पर अपडेट भी होना चाहिए। और देखा जाए कि सर अवार्ड भी बहुत सारे प्राप्त किए हैं इस क्षेत्र में, अनुसंधान केंद्र को मिले हैं, किसानों को मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी कार्य को करना और निश्चित रूप से उसमें अगर हम लोग सफलता प्राप्त करें तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। ऊपर से आप सफलता के रूप में अगर आपको माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अगर आपको अवार्ड मिले, मुख्यमंत्री जी के द्वारा अवार्ड मिले, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो तमाम चर्चा है ये किस्मों के बारे में हो रही हैं, और सर ने बहुत सारी किस्मों के बारे में बताया। सर मैं आप एक सवाल मुझे याद आता है, एक किसान भाई ने मुझसे एक चर्चा की थी कि काफ़ी समय से वो बीज को इस्तेमाल कर रहे थे, तो उपज में कमी देखी गई। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि आपको किस्मों का या तो चयन हमने देखा ही, बीज को किस तरीके इस्तेमाल करना चाहिए प्रतिवर्ष? देखिए, हमारे वेदों में एक श्लोक लिखा था, कभी हमने पढ़ा था कहीं, कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते। अच्छे बीज को अगर अच्छे खेत में हम डालेंगे तो हमें निश्चित रूप से संपन्नता हासिल होगी। तो उसमें बीज सबसे महत्वपूर्ण कारक हो रहा है। बिल्कुल। और आपने भी ये प्रश्न पूछा, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, किसान भाई अपना बीज अच्छी गुणवत्ता वाला स्वयं बनाना प्रारंभ कर दें, और उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही वो ब्रीडर या फाउंडेशन या सर्टिफाइड सीड किसान भाई लेते हैं, खरीदते हैं, महंगा वो आदान है, उसमें थोड़ी सी अगर सावधानी बरत लें तो किसान भाई अच्छी क्वालिटी का बीज बना सकते हैं खुद भी। एक थोड़ा एरिया, आधा एकड़ का एरिया, 1/4 एकड़ का एरिया, किनारे से उसके किनारे जो भी, चाहे वो गेहूं ही हो, उसी किस्म का गेहूं हो, लगभग 3 फीट तक उसे काट दें। वैसे 3 मीटर है, लेकिन अगर 3 फीट तक भी काट दें किसान भाई, तो इससे उद्देश्य उनका सॉल्व हो जाएगा। और उसमें देखें कि उसमें जो भी ऑफ टाइप के पौधे हैं, और उसको शुरू से ही, जैसे ही वो जर्मिनेशन होता है उससे, और जब तक पक जाता है तब तक उस पर ध्यान देना होगा किसान भाइयों को। और रोगिंग ऑफ टाइप पौधे, जो अवांछित पौधे हैं, उनको उसमें से दूर करते रहें, और फिर उसके बाद जो फसल बच रही है उसको अलग से उसकी गहाई कर लें, सावधानी से उसका बीज रख लें। किसान भाई अपना बीज, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज निश्चित रूप से तैयार कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है कि उसी बीज को अगर किसान भाई 3 साल तक लगातार बोते रहते हैं, तो ये अनुसंधान आंकड़े बताते हैं कि उसमें 15 से 20% सिर्फ गुणवत्ता का क्षरण होने से, बीज की गुणवत्ता का क्षरण होने से पैदावार में नुकसान हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पर मुझे याद आ रही है कि जैसे आप जानकारियाँ, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को इसमें बिल्कुल लाभ होने वाला है। अब ऐसे में किसान भाइयों को अनुसंधान केंद्र आना चाहिए, आपसे संपर्क करना चाहिए, और निश्चित रूप से ये जानकारियाँ स्वयं खुद प्राप्त करना चाहिए और अपने खेती में इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या किसान भाई आते हैं, और क्यों उन्हें ज़रूरी है अनुसंधान केंद्रों से चर्चा करना या फिर उन्हें मेल मिलाप करना? निश्चित रूप से प्रति वर्ष सीजन में जैसे ही फसल का मौसम आता है,
खासकर जब बालियों पर आती हैं फसलें, विभिन्न जिलों से हमारे जो कृषि विभाग के माननीय अधिकारीगण हैं वो एक भ्रमण दल लेकर के अलग अलग जिलों से किसान भाइयों का लेकर के आते हैं जी। और उसमें निरंतर जब तक फसल पक नहीं जाती है या कटाई के पहले तक निरंतर उनका किसान भाई अवलोकन करते रहते हैं और वहाँ से नई नई किस्मों को देखते हैं, उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, नई तकनीकों को देखते हैं और उनकी डिमांड किसान भाइयों की आती रहती है हमारे पास। तो इसमें कहीं कोई किसान भाइयों की तरफ जागरूकता की अब कमी नहीं है, बल्कि हम लोगों को उसके लिए तैयार रहना पड़ता है कि हम किसान भाइयों को नई चीज़ें कितनी जल्दी दे सकें। बिल्कुल। तो ये वाकई में सोचने वाली, देखने वाली बात है कि किसान भाई तो अब जागरूक हो ही रहे हैं और तमाम रूप से देखा जाए तो वो जागरूक अपनी अवस्था में है। एक चीज़ सर यहाँ पर देखी जाए, जैसे आपने किस्मों की बात की, बीज की बात की, तो बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे किसान भाइयों को बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को आज जो हम किस्में दे रहे हैं वो कहीं न कहीं रोग निरोधी और कीट निरोधी, कीट की उतनी समस्या नहीं रहती है गेहूं में, लेकिन उसमें रोग निरोधकता रहती है। लेकिन कहीं भी अगर बीज जनित या सॉइल जनित कोई रोग लगने की संभावना हो तो सावधानी के रूप में वो कहीं न कहीं उसका बीजोपचार कर सकते हैं और वीटावैक्स या थीरम का जो है 2.5 ग्राम प्रति किलो की बीज से उसको उपचारित करके उसको किसान भाई बो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बहुत सारे किसान भाई जो कि तैयार हैं, बिल्कुल कमर कस के बैठे हुए हैं कि हमारी रबी सीजन में हमें तैयारी किस प्रकार करना है, तो जाहिर से उन्हें जो हथियार हैं वो मिल चुके हैं इस जानकारी के रूप में। फिलहाल में सर जो समय है, क्योंकि अब समय का भी हमारे पास थोड़ा सा अनुबंध है, समय जो है आप सलाह क्या देना चाहेंगे हमारे किसान भाई को? मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अपना प्रदेश आज बहुत ही सफल है गेहूं के मामले में जी। इसमें आपका योगदान अतुलनीय है निश्चित रूप से। और अगर गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा है भारतवर्ष से तो उसमें मध्य प्रदेश का ही गेहूं सर्वोत्तम माना जाता है। बिल्कुल। उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आज ये अत्यंत आवश्यक है कि किसान भाई कहीं भी बाहर से बीज अपने प्रदेश में ना लाएं, खासकर उत्तर भारत से। उसका कारण मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे ही हमारा गेहूं बाहर जाता है, विदेशों में जाता है निर्यात हेतु, उसमें एक जो नाम है एक बीमारी का, वो करनाल बंट। अगर करनाल बंट 1% भी उसमें लग गया तो वो हमारी गेहूं की क्वालिटी शून्य हो जाती है और इतने अच्छी गुणवत्ता का गेहूं वो कहीं निर्यात लायक नहीं रहता और उसकी कोई कीमत नहीं मिलती है। और हमारा प्रदेश आज करनाल बंट से फ्री है। ये हमारा प्रयास है कि हम करनाल बंट निरोधी किस्में उगा दें, विकसित कर दें, और ये सारी किस्में वो हैं भी करनाल बंट निरोधी किस्में, लेकिन ये ऐसी बीमारी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है कि ये बीज जनित भी है, वायु जनित भी है और भूमि जनित भी है। तो इसमें अगर हम कहीं बाहर से बीज ला करके, जो कि मध्य प्रदेश में आज नहीं है करनाल बंट, लेकिन अगर बाहर की किस्मों में है, हम अपने खेत में लगा देंगे तो कहीं न कहीं हम अपनी भूमि को करनाल बंट से ग्रसित कर दे रहे हैं और बीज को भी ग्रसित कर दे रहे हैं। तो वो निर्यात लायक अगर हमें रखना है अपने प्रदेश को, गुणवत्ता बनाए रखनी, तो इस तरह से बाहर से बीज ना लाएं। चलो, ये महत्वपूर्ण सलाह थी जो किसान भाइयों आपने जानी, और निश्चित रूप से इस तमाम जो जानकारियां हैं और इस पूरे कंप्लीट कार्यक्रम में आपको जानकारियां तो बहुत महत्वपूर्ण मिली होंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने के लिए। किसान भाइयों, फिलहाल समय हो चुका है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आप बने रहिए खबरें खेती के साथ में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। गांव को आर्थिक मजबूती देगी स्वामित्व योजना, कड़कनाथ के लिए लगेगी हैचरी मशीन। 12 वर्ष पूर्व शुरू की थी चंदन की खेती। रबी में प्याज लगाएं, गेहूं बीज दर का रखें ध्यान, और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। गांव को आर्थिक मजबूती देगी स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश गजब है और देश का गौरव भी।
साथ ही मध्य प्रदेश में गति भी है और विकास की ललक भी। यहां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश ने खास अंदाज में स्वामित्व योजना में भी बेहतर काम किया है। मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर अग्रणी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना कागज आसानी से मिल रहा है। नागरिकों को आबादी की भूमि पर मालिकाना हक देकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही सभी गांवों में अधिकार अभिलेख मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 3000 गांव के 1,71,000 ग्रामीणों को वर्चुअली अधिकार अभिलेखों का वितरण कर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। हरदा जिला मुख्यालय पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों सहित मध्य प्रदेश के मंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अधिकार अभिलेखों का वितरण कर हरदा, डिंडौरी और सीहोर जिले के अधिकार अभिलेख प्राप्त हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया। कड़कनाथ के लिए लगेगी हैचरी मशीन। मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री JN कंसोटिया ने झाबुआ में नवनिर्मित हेचरी भवन का निरीक्षण कर 30,000 क्षमता की नई हेचरी मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान हेचरी मशीन पुरानी होने से पिछले 1 वर्ष में चूजा उत्पादन काफी कम हुआ है। अपर मुख्य सचिव ने लेयर हाउस में कड़कनाथ मुर्गा पालन का भी अवलोकन किया। प्रबंधक ने बताया कि प्रक्षेत्र पर पक्षियों के दाना एवं पानी के बर्तनों की खरीदी के लिए 1,000 की अनुमति अपर्याप्त है। उन्होंने सामग्री क्रय अनुमति 10,000 रुपए करने के निर्देश संचालक को दिए। अपर मुख्य सचिव ने मेघनगर के विभिन्न गांवों में हितग्राहियों के घर पहुंचकर कड़कनाथ चूजा प्रदाय योजना की प्रत्यक्ष जानकारी ली। उन्होंने ग्राम गुड़ा में हितग्राही सुनीता से बताया कि हमें 50 चूजे मिले हैं, जिनमें से 7 की मृत्यु हो गई है, बाकी सभी स्वस्थ हैं और लगभग 2 माह के हो गए हैं। हितग्राही ने कहा कि कड़कनाथ की देशी मुर्गे की तुलना में अधिक मांग और कीमत होने से हमें अच्छी आय हो रही है। 12 वर्ष पूर्व शुरू की थी चंदन की खेती। पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उस समय फसलों के विविधीकरण और व्यावसायिक खेती पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश में चंदन की खेती करने का सुझाव दिया था ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। खरगोन जिले के नागझिरी के प्रगतिशील कृषक स्वर्गीय रामचंद्र कुशवाहा ने दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हुए 12 वर्ष पूर्व ही 5 एकड़ में सफेद चंदन के सैकड़ों पौधे लगाकर चंदन की खेती शुरू कर प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार कर दिया था। उनकी कड़ी मेहनत से पौधों से पेड़ों में तब्दील हुए चंदन के सैकड़ों पेड़ क्षेत्र में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। इन पेड़ों की देखभाल करने वाले स्वर्गीय रामचंद्र कुशवाहा के पुत्र श्री चंदन कुशवाहा ने बताया कि 12वीं तक शिक्षित पिताजी खेती में हमेशा नई तकनीक का इस्तेमाल कर नवाचार करते रहते थे। कपास, औषधीय एवं सुगंधित कृषि के अलावा उद्यानिकी के तहत प्याज, मिर्च आदि के बीज भी तैयार करते थे। 12 वर्ष पूर्व कर्नाटक के अलमट्टी, बेंगलुरु से सफेद चंदन के 400 पौधे लाकर 5 एकड़ में चंदन की खेती शुरू की थी। फिलहाल चंदन के 200 पेड़ लहलहा रहे हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर चंदन के ये पेड़ अच्छी आय का साधन बनेंगे। रबी में प्याज लगाएं। मसाले वाली फसलों में प्याज का प्रमुख स्थान है। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। इसका प्रयोग मसाला, सलाद के रूप में कच्चा तथा पकाकर कई तरह के व्यंजनों में उपयोग में लाते हैं। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, अनेक खनिज लवण पाए जाते हैं। विश्व में भारत का प्याज उत्पादन में दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। प्याज में चरपराहट डाइसल्फाइड नामक एल्कोलाइड के कारण होता है। प्याज की खेती के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट भूमि अच्छी होती है। इसकी खेती के लिए 200 से 250 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि तैयार के समय मिला दें। इसके साथ यूरिया 215 किलो, 500 किलो फास्फोरस एवं 130 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। प्याज के बीज बोने के लिए अक्टूबर-नवंबर का समय उपयुक्त रहता है। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है। नर्सरी 3 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची तथा 2 नर्सरी के बीच 70 सेंटीमीटर जगह निदाई गुड़ाई पानी देने के लिए छोड़ना चाहिए। प्याज की उन्नत प्रजातियों में एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड, A53, पूसा रेड, अर्का निकेतन प्रमुख है।
रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई की जानी जानना आवश्यक है। इसकी खुदाई के 15 दिन पहले गले की मुड़ाई की जाती है, जिससे शीर्ष पत्ती सूख जाए तब खुदाई करें। गेहूं बीज दर का रखें ध्यान। किसान भाई खेती के लिए सुनी सुनाई बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करें। वैज्ञानिकों के सुझाव पर अमल करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि जरूर होगी। गेहूं बोनी के पहले बीज का उपचार जरूर करें, इससे कई बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। बढ़िया गुणवत्ता युक्त बीज से 80% अच्छा उत्पादन होने की संभावना मजबूत हो जाती है। 1 हेक्टेयर में केवल 100 किलोग्राम गेहूं का बीज बोने की अनुशंसा वैज्ञानिक करते हैं। यदि इससे ज्यादा बीज की मात्रा डाली गई तो पौधों को पोषक तत्वों की खुराक पूरी नहीं मिल पाती है। इससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि किसान भाई बीज की संतुलित मात्रा ही खेत में डालें। बोनी के समय खाद नीचे और बीज ऊपर बोना चाहिए। साथ ही किसान भाई ध्यान रखें कि पलेवा कर खेत बनाएं, पाटा चलाएं, फिर संतुलित बीज एवं खाद की मात्रा का उपयोग कर अधिकतम उत्पादन लें। और अंत में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। रबी फसलों की बीज किस्मों का चयन वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार करें। खरीफ फसलों की कटाई के बाद खेत में अवशेषों को एकत्रित कर जैविक खाद बनाएं। खाली खेतों को रबी के लिए तैयार करें। सब्जी फसलों में कीटों की रोकथाम करें। चना व सरसों की मिश्रित फसल लें। सिंचित अगेती, मटर व आलू की बोनी करें। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही, और आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। और किसान भाइयों, आज आपने जो हमारी तमाम जानकारियां जानी, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, और उम्मीद है आपकी खेती में ये जो जानकारियां हैं आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने के लिए। मुझे यानी कि विपिन यादव को दीजिए आज्ञा। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।